नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का इसी YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने टॉपिक शुरू कर रखा था थार मरुस्थल का। अभी तक ये थार का मरुस्थल पूरा नहीं हुआ है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि इस थार मरुस्थल में आपके सामने कौन कौन सी स्थलाकृति है वो पाई जाती। तो इससे पहले हमने लाठी सीरीज के बारे में पढ़ा था, दरियन के बारे में पढ़ा था, टाट रन के बारे में पढ़ा था, थल्ली के बारे में पढ़ा था, खड़ीन के बारे में पढ़ा था। आगे देखिए, अपन इनकी चर्चा करते हैं कि इस मरुस्थल में कौन कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने ये राजस्थान का मानचित्र, यहाँ पर आपके सामने देखिए ये राजस्थान का मानचित्र है। और इसी राजस्थान के मानचित्र पर आप देखिए, यहां से ध्यान रखेंगे, यहां से आप ध्यान रखेंगे कि इस थार मरुस्थल में और कौन कौन सी देखिए आपके सामने स्थलाकृति है वो पाई जाती है। तो यहां से ये तो हो गया आपके सामने राजस्थान का मानचित्र। और इसी राजस्थान के मानचित्र की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने देखिए कौन कौन सी स्थलाकृति है वो और पाई जाती है। देखिएगा, दरियन के बाद में देखिए आज हम चर्चा करते हैं बरखान के बारे में कि देखिए बरखान क्या है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे बरखान, कि बरखान किसको कहा जाता है। यानी जैसे ही आपसे ये कहा जाए कि बरखान किसको कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको देखिए ध्यान रखना है कि बरखान किसको कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि बरखान है ये रेत के अर्धचंद्राकार टिल्ले होते हैं। क्या होते हैं? रेत के अर्धचंद्राकार, रेत के अर्धचंद्राकार ये टिल्ले होते हैं और इन्हीं टिल्लों को क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए रेत के अर्धचंद्राकार टिल्ले जो आपके सामने एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान की बात करें तो एक स्थान से यदि वो दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं तो उन्हीं को क्या कहा जाएगा? बरखान कहा जाएगा। देखिए, दरियन और बरखान इन दोनों को आप एक साथ पढ़िएगा कि दरियन क्या होता है और उसके बाद में पढ़िएगा बरखान। बरखान कहा जाता है कि रेत के अर्धचंद्राकार टिल्ले जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं, दूसरे स्थान पर क्या होंगे? स्थानांतरित होंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्थानांतरित होते हैं वो रेत के टिल्ले क्या कहलाते हैं? बरखान कहलाते हैं। ये बरखान जो रेत के टिल्ले हैं वो आपके सामने देखिए किस प्रकार के टिल्ले होते हैं। तो याद रखेंगे ये गतिशील होते हैं। किस प्रकार के टिल्ले होते हैं? तो याद रखेंगे ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं। और सर्वाधिक गतिशील के साथ साथ ये सर्वाधिक नुकसानदायी भी होते हैं। नुकसानदायी, ठीक है, याद रखेंगे सर्वाधिक नुकसानदायी भी है और सर्वाधिक गतिशील भी है। इस बार आपसे यहां से देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बरखान है, ये बरखान देखिए सर्वाधिक नुकसानदायी रेत के टिल्ले हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि रेत के अर्धचंद्राकार टिल्ले जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं, जो सर्वाधिक नुकसानदायी भी होते हैं और सर्वाधिक गतिशील भी होते हैं। और इस बरखान की बात करें तो यहाँ पर देखिए इस बरखान की जब आपसे आकृति पूछे कि इनकी आकृति देखिए किसके समान होती है, तो आकृति यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि जब इनकी आकृति की बात करें तो ये भैंस का जो सींग होता है, भैंस का जो सींग होता है उस भैंस के सींग के समान इनकी आकृति है वो प्राप्त होती है। जैसे आपके सामने देखिए यहाँ पर देखा जाए तो इसकी आकृति आपको देखिए किस प्रकार की प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे आपको कुछ इस प्रकार से आकृति है वो यहाँ से प्राप्त होगी। इस प्रकार से ये रेत का टिल्ला है वो आपको मिलेगा। लेकिन जब बरखान के बारे में पूछा जाए कि रेत के अर्धचंद्राकार टिल्ले जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते वो बरखान कहलाते, जिनकी आकृति भैंस के सींग के समान होती है और ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं और ये नुकसानदायी भी होते हैं। लेकिन दोस्तों आपसे ये कहा जाए कि ये बरखान पाया कहाँ कहाँ पर जाता है, तो सबसे पहले तो देखिए आपके सामने यहाँ पर जिला है कौन सा? जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में यहाँ पर जिला है आपके सामने बाड़मेर। और बाड़मेर के बाद में देखिए यहाँ पर आपके सामने जिला है बीकानेर। बीकानेर के बाद में जिला है यहाँ पर गंगानगर।
और गंगानगर के बाद में यहाँ पर देखा जाए तो जिला आता है जोधपुर। यानी गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इन जिलों में आपके सामने देखिए बरखान है वो पाया जाता है। और इसके अलावा देखिए आपके सामने झुंझुनू में भी बरखान प्राप्त होता है और इसके अलावा आपके सामने चूरू जिले में भी ये बरखाने प्राप्त होता है। लेकिन यहां से देखिए राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में देखिए सबसे पुरानी बरखान की बात करें तो राजस्थान में देखिए सबसे पुरानी अगर बरखान की बात करें तो सबसे पुराने बरखान या प्राचीन बरखान तो कहां प्राप्त होते हैं? जैसलमेर जिले में। और राजस्थान में यदि सबसे नवीनतम बरखान की बात करें, देखिए नवीनतम बरखान की, तो नवीनतम बरखान है ये देखिए कहां से प्राप्त होगा? तो चूरू जिले से प्राप्त होगा। चूरू में क्षेत्र पूछे तो नाम है आपके सामने बालेरी। ये बालेरी जो आपके सामने सरदार शहर का भाग है, यानी जो सरदार शहर है बालेरी चूरू का जो भाग है, वहां पर राजस्थान में आपको नवीनतम बरखान देखने को मिलता है। लेकिन सबसे पुराने बरखान आपको कहाँ मिलेंगे? जैसलमेर में मिलेंगे। इसके अलावा गंगानगर की बात करें तो गंगानगर में आपके सामने स्थान है सूरतगढ़ का। सूरतगढ़ में आपको ये बरखान देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में आपके सामने क्षेत्र आता है लूणकरण। ठीक है, लूणकरण सर की बात करें तो लूणकरण सर है बीकानेर जिले का भाग, वहां से भी आपको बरखान है वो देखने को मिल सकता है। और यदि जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में आपके सामने क्षेत्र आता है देखिए ओसिया। तो ओसिया है ये जोधपुर जिले का भाग है, यहां से भी आपको बरखान है वो प्राप्त होगा। अब देखिए यहां से ये सारी की सारी चीजें आपसे यहाँ पर जिलों को लेकर के क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि बरखान है किसको कहा जाता है, इनकी आकृति कैसी होती है, ये कौन कौन से क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। सबसे नवीनतम आपके सामने बरखान बालेरी सरदार शहर चूरू से प्राप्त होता है, जबकि पुराना बरखान है वो आपको कहां से मिलेगा? जैसलमेर में। लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि ये जो बरखान है ये आपके सामने अर्धचंद्राकार ये रेत के टिल्ले होते हैं। बरखान ये कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार ये रेत के टिल्ले होते हैं। लेकिन आपसे देखिए एक स्थलाकृति इससे मिली जुली पूछेगा। देखिए दूसरी स्थलाकृति की बात करें तो उसका नाम है अनुप्रस्थ। देखिए अनुप्रस्थ, यानी अनुप्रस्थ और बरखान की यदि तुलना करें तो देखिए यहां पर इस बरखान के अगर आकार की बात करें तो इसका आकार तो देखिए आपके सामने बड़ा होता है और इस बरखान का ही एक छोटा रूप है जिसका नाम है आपके सामने अनुप्रस्थ। इनका आकार देखा जाए तो आकार कैसा होता है? छोटा होता है। और इनकी अगर आकृति की बात करें तो देखिए इनकी आकृति भी आपके सामने अर्धचंद्राकार जैसी ही दिखाई देती है। लेकिन अनुप्रस्थ कहा किसको जाता है, यानी अनुप्रस्थ रेत का जो टिल्ला है वो किसको कहा जाता है? तो यहां से आप ध्यान रखेंगे कि वे रेत के टिल्ले जो आपके सामने वायु वेग की दिशा के समकोण पर बनते हैं। यानी ऐसे रेत के टिल्ले जो वायु वेग की जो दिशा है उस दिशा के ये समकोण पर बनते हैं। कैसे बनते हैं? तो याद रखेंगे ये समकोण पर बनते हैं। वो टिल्ले आपके सामने अनुप्रस्थ रेत के टिल्ले कहलाते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? यानी अनुप्रस्थ रेत का टिल्ला कौन सा होता है? वे टिल्ले जो आपके सामने वायु वेग की दिशा के समकोण पर बनते हैं वो अनुप्रस्थ रेत के टिल्ले कहलाते हैं। अनुप्रस्थ रेत का टिल्ला है वो बरखान रेत के टिल्ले से देखिए छोटा होता है, जबकि बरखान इससे आकार में क्या होता है? बड़ा होता है। इनका आकार छोटा होता है। ये भी अर्धचंद्राकार है और ये भी अर्धचंद्राकार है। तो ये क्लियर हो गई बरखान की और अनुप्रस्थ की। अनुप्रस्थ के बाद में देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं। तो यहां से आपके सामने देखिए अगला देखिए जो टिल्ला आता है वो कौन सा आता है? अगली जो स्थलाकृति है वो कौन सी आती है? देखिएगा अगली अपन स्थलाकृति की बात करें तो वो स्थलाकृति आपके सामने देखिए कौन सी प्राप्त होती है? उसका नाम है आपके सामने रेखीय या पवनानुवर्ती रेत का टिल्ला, जिसको आपके सामने
दहरदे भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि रेखीय रेत का टिल्ला, जिसको पवनानुवर्ती रेत का टिल्ला भी कहा जाता है, जिसको अनुदैर्ध्य रेत का टिल्ला भी कहा जाता है, ये किस प्रकार की स्थलाकृति होती है। यानी ऐसे टिल्लों की बात करें तो ऐसे रेत के टिल्ले देखिए किस प्रकार से होते हैं। तो पहले तो इनकी परिभाषा को पढ़ते हैं कि वे रेत के टिल्ले जो वायु वेग की अगर दिशा की बात करें, वायु वेग की अगर दिशा की बात करें, कि अगर बहाव की बात करें तो वहां पर देखिए ये समानांतर में बनते हैं। कैसे बनते हैं कि ऐसे रेत के टिल्ले जो वायु वेग की दिशा की बहाव क्षेत्र में उसके समांतर में बनते हैं। यानी वायु वेग की दिशा की बहाव क्षेत्र की बात करें तो उनके समानांतर बनने वाले जो रेत के टिल्ले हैं वो अनुदैर्ध्य रेत के टिल्ले या पवनानुवर्ती या रेखीय रेत के टिल्ले कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो आप इनकी परिभाषा याद रखेंगे कि ऐसे रेत के टिल्ले जो वायु की बात करें, हवा की बात करें तो हवा के देखिए ये समानांतर पर ही बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे टिल्ले हैं वो अनुदैर्ध्य रेत के टिल्ले कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए इस प्रकार के रेत के टिल्ले वो प्राप्त कहां से होते हैं। तो आपके सामने ऐसे रेत के टिल्ले जैसलमेर से भी प्राप्त होते हैं और बाड़मेर जिले से भी प्राप्त होते हैं। जैसलमेर और बाड़मेर के अलावा देखा जाए तो आपका जोधपुर में भी प्राप्त होता है, पाली जिले से भी प्राप्त होता है। लेकिन यहां से देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी इसी अनुदैर्ध्य से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पर देखिए जो रेखीय या जो अनुदैर्ध्य जो रेत के टिल्ले हैं उन रेत के टिल्लों की बात करें तो यहाँ पर देखिए वायु वेग की जो दिशा है, वायु की जो दिशा है उस दिशा पर आपके सामने देखिए दो रेत के टिल्ले हैं। उन दो रेत के टिल्लों की देखिए आपसे दो रेत के जो टिल्ले हैं उन टिल्लों की मिट्टी है वो उड़ाकर ले जाती है और उन रेत के टिल्लों को देखिए वो मिट्टी से रहित कर देती है। और जब वो मिट्टी से रहित हो जाते हैं तो उस रेत के टिल्लों को देखिए क्या कहा जाता है। तो यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी रेखीय जो रेत के टिल्ले हैं उनके समानांतर जो हवा चलती है उस हवा की बात करें तो वो हवा क्या करेगी, दो रेत के टिल्लों को वहां से उड़ा कर ले जाएगी। और जब दो रेत के टिल्लों को देखिए हवा उड़ा कर ले जाएगी तो उन टिल्लों की मिट्टी को देखिए वो मिट्टी को क्या करेगी, वहां से उड़ा कर ले जाएगी और उसे रेत रहित कर देगी। क्या कर देगी, रेत रहित कर देगी। जब रेत रहित वो टिल्ला हो जाता है तो उसको किस नाम से पुकारा जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे उसको क्या कहा जाएगा, तो याद रखेंगे उसको गासी कहा जाता है। यानी जब गासी की बात करें तो गासी किसको कहा जाता है, तो गासी देखिए इन्हीं रेखीय रेत के टिल्लों में प्राप्त होता है। यानी गासी है जब वायु की दिशा के समानांतर देखिए हवा चल रही है, वायु की जब दिशा की बात करें तो यहां से जब देखिए हवा चल रही है तो वो हवा क्या करेगी, जिस प्रकार से देखिए ऐसे हवा चल रही है तो हवा क्या करेगी, उस रेत के टिल्लों की देखिए मिट्टी को उड़ाकर ले जाती है। यानी दो रेत के टिल्ले होंगे और दो रेत के टिल्लों से वो क्या करेगी, मिट्टी को उड़ाकर ले जाएगी और उड़ाने के बाद में उसे रेत रहित कर देगी। और जैसे वो रेत रहित हो जाएगा टिल्ला तो वहां पर उसको क्या कहा जाएगा, गासी कहा जाएगा। और इसी गासी की बात करें तो इसी गासी से होकर के आपके सामने देखिए ऊंट का काफिला गुजरता है। क्या गुजरता है, ऊंट का काफिला गुजरता है। और उसी ऊंट के काफिले को देखिए क्या कहा जाता है, तो यहां से देखिए गासी है, इस गासी की बात करें तो यहां से देखिए जब गासी से होकर के ऊंट का काफिला गुजरता है तो उस काफिले को कहा जाता है आपके सामने कारवां मार्ग। कौन सा मार्ग कहा जाता है, तो याद रखेंगे उसको कारवां मार्ग के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन इसी कारवां मार्ग की बात करें तो कारवां मार्ग से देखिए क्या गुजरता है, तो यहां से ऊंट का काफिला गुजरता है और गासी से होकर के ये ऊंट का काफिला गुजरेगा। और जब ये काफिला गुजरता है तो उस क्षेत्र को कहा जाता है कारवां मार्ग। लेकिन यहां से एक चीज आप और ध्यान रखेंगे कि ये जो गासी है इस गासी के अगल बगल, अगर अगल बगल की बात करें तो अगल बगल में जब जो रेत के छोटे टीले बनते यानी गासी के आसपास से जो अगल बगल में जो छोटे रेत के टीले बनते हैं उन टीलों को कहा जाता आपके सामने सेंध। क्या कहा जाता है,
सेंप कहा जाता है, या फिर उनको रेत कटक कहा जाता है, उनको रेत कटक कहा जाता है, या फिर इसको क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे उसको अलब स्तूप के नाम से पुकारा जाता है। यानी यहां से आपके सामने ये जो सीप है या जो रेत कटक है या यहाँ पर जो अलब स्तूप है, इनकी आकृति देखने के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर इनकी आकृति है वो तलवार सादृश से या तलवार के समान इनकी आकृति है वो प्राप्त होती है, जो इनसे छोटा रूप है वो प्राप्त होता है। यानी यहां से देखिए आप एक साथ इनको याद करेंगे कि अनुदैर्ध्य या रेखीय या पवनानुवर्ती रेत के टिल्ले कौन से होते हैं, यानी ऐसे रेत के टिल्ले जो वायु वेग की दिशा के बहाव क्षेत्र की बात करें या वायु वेग की जो बहाव दिशा है उस दिशा के समानांतर बनने वाले जो रेत के टिल्ले हैं वो टिल्ले आपके सामने रेखीय या अनुदैर्ध्य रेत के टिल्ले कहलाते हैं। और उसके बाद में आपसे ये कहा जाएगा कि ये जो रेखीय जो रेत के टिल्ले हैं उन रेखीय रेत के टिल्लों की बात करें तो यहां से क्या होता है कि जब हवा चलती है, जब वायु चलती है तो वो वायु क्या करती है, दो रेत के टिल्ले हैं उनकी देखिए दो जो रेत के टिल्ले हैं उनकी देखिए रेत है वो यहां से उड़ाकर ले जाती है और उसको रेत रहित कर देती है। उन टिल्लों की रेत को उड़ाती है तो यहां से ये रेत रहित हो जाता है तो उस क्षेत्र को फिर कहा जाएगा गासी, और गासी से होकर के ऊंट का काफिला गुजरता है जिसको कारवां मार्ग कहा जाता है। और इसी गासी के अगल बगल बनने वाले छोटे जो आपके सामने स्तूप हैं या जो रेत के टीले हैं वो आपके सामने सेंप के नाम से पुकारे जाते हैं या रेत कटक के नाम से पुकारे जाते हैं या फिर अलब स्तूप के नाम से पुकारे जाते हैं, जिनकी आकृति आपके सामने तलवार के समान प्राप्त होगी। और ऐसे रेखीय रेत के टीले आपको जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में, पाली जिले में आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद में देखिए यहां से आगे चलते हैं तो यहां से अगला देखिए रेत का टिल्ला है वो कौन सा आता है। देखिए एक रेत का टिल्ला है जिसका नाम है आपके सामने नेटवर्क रेत का टिल्ला। कौन सा टिल्ला है, नेटवर्क किसको कहा जाता है। नेटवर्क आपने पढ़ा भी है और सुना भी होगा किसी ने। आप तो ये सुनते हो कि नेटवर्क है वो उसको कहा जाता है जब मोबाइल चलाते हो और उसमें आपका फोन वगैरह नहीं जाता हो आता हो तो आप ये बोलते हो कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, मोबाइल नेटवर्क में नहीं था। तो ऐसा यहाँ पर आप जवाब नहीं देंगे। देखिए नेटवर्क रेत का जो टिल्ला है वो किसको कहा जाता है, यानी ऐसे रेत के टिल्ले की बात करें जो नेटवर्क की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, यानी ऐसे रेत के टिल्ले जो आपके सामने अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और इसके अलावा पैराबोलिक, देखिए ये भी आपके सामने टिल्ले हैं। ये भी क्या है, टिल्ले, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और पैराबोलिक। तो यहां से पूछेगा कि नेटवर्क जो रेत का टिल्ला है वो किसको कहा जाता है, तो ऐसे रेत के टिल्ले जो अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, पैराबोलिक जो रेत के टिल्ले हैं उनको जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, उनके मध्य में बनते हैं। तो यहां पर देखिए अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और पैराबोलिक जो रेत के टिल्ले हैं उनके मध्य में बनने वाला जो टिल्ला है उस टिल्ले को कहा जाता है नेटवर्क रेत का टिल्ला। और इसी नेटवर्क रेत के टिल्ले की बात करें तो अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, पैराबोलिक के मध्य है जो इनको जोड़ने का कार्य करता है। इन टिल्लों को जोड़ने का कार्य कौन सा टिल्ला करता है, तो नेटवर्क रेत का टिल्ला। ठीक है, क्योंकि मोबाइल को भी आपस में जोड़ता है तो वैसे आप ध्यान रख सकते हैं अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, पैराबोलिक रेत के टिल्लों को जोड़ने वाला टिल्ला कौन सा है, तो नेटवर्क रेत का टिल्ला है जो इनको इसके मध्य में बनता है। क्लियर हुई। अब यहां से देखिए अनुप्रस्थ को हम पहले पढ़ चुके हैं, अनुदैर्ध्य को हमने अभी पढ़ा है और यहाँ से नेटवर्क को भी पढ़ लिया। अब यहाँ पर एक नया ही नाम प्राप्त हो रहा है और वो कौन सा हो रहा है, पैराबोलिक। लेकिन नेटवर्क रेत के टिल्लों की बात करें तो ये आपको देखिए कहां कहां देखने को मिलता।
आपको देखिए बीकानेर जिले में नेटवर्क रेत का टिल्ला मिल सकता है, आपको जोधपुर जिले में नेटवर्क रेत का टिल्ला मिल सकता है, आपको झुंझुनू जिले में रेत का टिल्ला मिल सकता है नेटवर्क। तो बीकानेर, जोधपुर और झुंझुनू की बात करें तो वहां पर आपको नेटवर्क रेत के टिल्ले हैं वो देखने को मिल सकते हैं। और यहां से आप चूरू से ऊपर चलोगे तो यहां पर आपको हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो वहां से भी ये टिल्ला प्राप्त हो सकता है। तो बीकानेर, हनुमानगढ़, जोधपुर और झुंझुनू यहां से प्राप्त होगा। अब देखिए इस पैराबोलिक रेत के टिल्ले की बात करें तो वो किसको कहा जाता है, यानी पैराबोलिक रेत के टिल्ले कौन से टिल्ले होते हैं, तो इनकी भी देखिए अपन चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जब तक आप इन सारी चीजों को नहीं पढ़ोगे तब तक आपकी ये समस्या बनी रहेगी। तो समस्या का समाधान करने के लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। देखिएगा यहां से आपके सामने नाम तो है पैराबोलिक, पैराबोलिक रेत का टिल्ला किस टिल्ले को कहा जाता है, यानी जब यहां से देखा जाए तो देखिए आपके सामने इस प्रकार से कोई भी पेड़ है, यहां पर इस प्रकार से आपके सामने देखिए कोई भी पेड़ है और उस पेड़ की बात करें देखिए ये आपके सामने एक पेड़ है, ठीक है। और इस पेड़ की जो यहां पर आपके सामने जो जड़ होती है, यहां पर जो जड़ होती है, जैसे आपके सामने देखिए हवा चलती है, हवा चलती है तो जैसे ही हवा चलेगी तो यहां पर देखिए इनकी जो जड़ होती है, पेड़ की जो जड़ होती है, उस जड़ों में बनने वाला जो रेत का टिल्ला है उस टिल्ले को ही कहा जाता है पैराबोलिक। तो यहां से देखिए इनकी सीधी सी परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसे रेत के टिल्ले जो बड़ी वनस्पति या पेड़ों की आड़ से बनते हैं, यानी पेड़ों की जो जड़ है उन जड़ों की आड़ से बनते हैं, वो रेत के टिल्ले आपके सामने कौन से होंगे, पैराबोलिक होंगे, जो आपके सामने एक श्रृंखलाबद्ध, जो आपके सामने एक श्रृंखलाबद्ध ये रेत के टिल्ले होते हैं। क्लियर है। उसके बाद में देखिए यहां पर आपके सामने ये तो पैराबोलिक की स्थिति हो गई, और पैराबोलिक के बाद में देखिए यहां से आप एक और ध्यान रखेंगे जिसका नाम है सब्बर काफिज, यानी सब्बर काफिज की बात करें, सब्बर काफिज की बात करें तो वो रेत के टिल्ले देखिए यहां से आप ध्यान रखेंगे सब्बर काफिज। देखिए सब्बर काफिज रेत का टिल्ला कौन सा होता है, यानी ऐसे रेत के टिल्ले जो आपके सामने देखिए ये भी पेड़ों की आड़ में बनते हैं, लेकिन ये पेड़ों की आड़ में कैसे बनते हैं, यानी यहाँ पर इस प्रकार के जो रेत के टिल्ले हैं वो छोटे जो वृक्ष होते हैं, यानी जो छोटी वनस्पति होती है, जो झाड़ियां होती है या जो घास होता है, उन घासों की जड़ों से देखिए ये प्राप्त होते हैं, यानी पैराबोलिक और सब्बर काफिज। पैराबोलिक रेत के टिल्ले वो टिल्ले होते हैं जो आपके सामने देखिए पैराबोलिक की बात करें तो आपके सामने कौन सा टिल्ला होगा, तो यहाँ पर यानी वे रेत के टिल्ले जो बड़ी जो वनस्पति है उनकी जो पेड़ होता है उन पेड़ की जड़ों की आड़ में बनते हैं, और इनका निर्माण देखा जाए तो वो कैसे होता है, श्रृंखलाबद्ध होता है। और इनकी अगर बात करें श्रृंखलाबद्ध की तो इनकी जो आकृति आपको प्राप्त होती है तो वो आकृति आपके सामने जो महिला है, महिला है, उस महिला की अगर बालों की बात करें तो बालों में लगने वाली जो पिन है उस पिन के समान इनकी आकृति है वो दिखाई देती है। और पैराबोलिक रेत के टिल्ले आपको जोधपुर में मिल सकते हैं, आपको जोधपुर में मिल सकते हैं, जोधपुर के अलावा आपको नागौर जिले में मिल सकते हैं, इसके अलावा आपको झुंझुनू में मिल सकते हैं, और इसके अलावा आपको पाली जिले में मिल सकते हैं। यानी यहां से आपसे ये कहेगा कि पैराबोलिक रेत के टिल्ले हैं वो कहां से प्राप्त होते हैं, तो पैराबोलिक रेत के टिल्ले जोधपुर, नागौर, झुंझुनू और पाली जिले से प्राप्त होते हैं, और ये एक श्रृंखलाबद्ध होते हैं। इनकी आकृति महिला के बालों की पिन के समान होती है। लेकिन इस पैराबोलिक और सब्बर काफिज में फर्क क्या है, सब्बर काफिज किसको कहा जाता है कि वे रेत के टिल्ले जो छोटी वनस्पति की आड़ से बनते हैं, यानी छोटी वनस्पति की आड़ से बनते हैं। यहां से देखा जाए तो मैंने कहा कि छोटी वनस्पति जिसमें आपकी घास है वह झाड़ियों की बात करें तो इनके अवरोध से बनते हैं, यानी सब्बर काफिज की बात करें तो ये घास और झाड़ी की बात करें
घास और झाड़ी की बात करें तो इनकी देखिए यहाँ से इनकी आड़ से ये प्राप्त होते हैं, शबर काफिज कहलाते हैं। तो ये पैराबोलिक भी क्लियर हो गया और शबर काफिज भी क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा कि ये श्रृंखलाबद्ध होते हैं, और इनकी बात करें तो ये आपके सामने किस प्रकार के होते हैं, तो ये नियमित होते हैं। क्लियर है। उसके बाद में एक स्थाकृति आती है आपके सामने तारा स्तूप। देखिए तारा स्तूप की बात करें तो तारा स्तूप आपके सामने किस प्रकार का टीला माना जाता है। देखिए नाम से ही पता चल जाएगा, तारा स्तूप। तारा स्तूप रेत का टीला, यानी वे रेत के टीले जो वायु वेग की दिशा है उस दिशा की देखिए एक साथ यानी कई भुजाओं के साथ बनते हैं। यानी अगर इस तारा स्तूप की बात करें तो ऐसे टीले जिनकी वायु की दिशा की बात करें तो देखिए यहाँ पर ऐसे टीले जिनकी वायु की दिशा में एक से अधिक भुजाएं निकली हुई होती है, यानी एक से अधिक भुजाएं वो निकली हुई होती है, उनको क्या कहा जाता है, तारा स्तूप कहा जाता है। तो यहां से आपके सामने जब तारा स्तूप की बात करें तो ये आपके सामने देखिए कौन कौन से जिले से प्राप्त होते हैं, तो आपके सामने ये आपके सामने मोहनगढ़ में प्राप्त होता है, यानी मोहनगढ़ है वहां पर प्राप्त होता है। आपके सामने जो पोखरण का भाग है उसे पोखरण में प्राप्त होता है। पोखरण के अलावा देखा जाए तो आपके सामने ये और कहां से प्राप्त होता है, तो याद रखेंगे सूरतगढ़। अगर सूरतगढ़ की बात करें तो सूरतगढ़ आपको पता है कहां पर है, गंगानगर में, यानी सूरतगढ़ का भाग गंगानगर में, वहां पर तारा स्तूप है वो प्राप्त होता है। पोखरण है आपका मोहनगढ़ है, वहां से भी तारा स्तूप है वो प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक साथ ये कई भुजाओं के आधार पर निकलते हैं। जैसे आपने देखिए ऐसे तारे को पढ़ा होगा, इस प्रकार से आपने तारे को पढ़ा होगा, इस प्रकार से ऐसे जैसे देखिए हवा चलती है, यानी मान लीजिए यहाँ पर ये कोई रेत का टीला है और उस रेत के टीले में जैसे वायु इधर से चलेगी तो इधर रेत का टीला बन जाएगा, इधर से अगर वायु चल रही है तो इधर रेत का टीला बन जाएगा, इधर चल रही है तो इधर टीला बन जाएगा, इधर से चल रही है तो इधर टीला बन जाएगा। ऐसे यानी यहाँ पर एक तारे का निर्माण होता है। ऐसे रेत के टीले आपके सामने तारा स्तूप रेत के टीले कहलाते हैं। क्लियर हुई बात ये दोस्तों। अभी तक आपने देखिए कितनी स्थलाकृतियां पढ़ ली है। पिछले वीडियो में हमने लाठी सीरीज को पढ़ लिया था। लाठी सीरीज के बाद में हमने धरियन को पढ़ा था। धरियन के बाद में हमने बरखान को पढ़ा था। बरखान के बाद में हमने कौन से क्षेत्र को पढ़ा था, अनुप्रस्थ को पढ़ लिया, अनुदैर्ध्य को पढ़ लिया, तारा स्तूप को पढ़ लिया, पैराबोलिक को पढ़ लिया और शबर काफिज को पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखिए इस मरुस्थल से संबंधित और जो चीजें हैं उनकी चर्चा करते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक आप इन चीजों को सारी की सारी चीजों को पढ़ेंगे, साथ के साथ इनको याद करेंगे और अपनी नोटबुक में आप इनको साथ के साथ लिखते रहेंगे। जैसे आपकी ये सारे के सारे टॉपिक एक साथ क्लियर होंगे और आपका एक नया ही एक रजिस्टर तैयार हो जाएगा, एक नए आपके ये सारे की सारी चीजें हैं वो क्लियर हो जाएगी।